हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक का नाम रहेगा हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या रहेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में आज ठीक से हम अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा, इस टॉपिक से परीक्षा में लगातार प्रश्न आते रहते हैं। बात देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी जानकारी देने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, उनको काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आंखों से तो देख नहीं सकते पृथ्वी के अंदर क्या है, और खोदेंगे भी तो ज़्यादा दूरी तक या ज़्यादा गहराई तक हम इसको खोद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमताएं क्या है, सीमित है। और पृथ्वी क्या है, या हमारी धरती क्या है, असीमित है। एक तरह से असीमित तो नहीं है, लेकिन हमारी क्षमताओं के परे है। तो इसलिए हम ये जान नहीं पाते आसानी से कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधन है जिससे हम जानने का प्रयास कर सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर कैसा होगा। तो इस प्रकार देखें तो पृथ्वी के अंदर के बारे में या पृथ्वी की संरचना के, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए दो बड़े वर्गों में इसको बांटते हैं कि पृथ्वी के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। यहाँ लिखा हुआ साधन। साधन की बात करते हैं, दो तरह के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष साधन और एक आता है एक हमारा अप्रत्यक्ष साधन। क्या? प्रत्यक्ष साधन और एक होता है हमारा अप्रत्यक्ष साधन। इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष साधन की बात करें तो हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के अंदर क्या है इसका पता लगाने के लिए तीन चीज़ें काम ले सकते हैं। एक तो हमारा खनन है, कि जैसे खाने खोदते हैं तो खाने खोदते जाते हैं हमें पता लगता जाता है पृथ्वी के अंदर क्या है। दूसरा खुदाई, और तीसरा होता है लावा। लावा का मतलब ये होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर का जब मैग्मा बाहर आता है तो वह मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा का रूप ले लेता है, और लावा का रूप से हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं, किस तरह का फॉर्मेट है। तो प्रत्यक्ष साधन के रूप में हम खनन, खुदाई या लावा, इनसे पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष साधन की बात करें तो इसमें दो तरह के हैं। एक तो हमारा प्राकृतिक साधन और एक आता हमारा अप्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन की बात करें तो हमारे जैसे उल्का पिंड होते हैं, जैसे हमारे दूसरे ग्रह के पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये जब पृथ्वी पर आते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पृथ्वी की समकालीन होते हैं। अर्थात समकालीन का मतलब कई तो हमारे पृथ्वी से भी पुराने होते हैं, कि जब इनके टुकड़े होते हैं तो इनसे पता लग जाता है जब इनके अंदर ये है तो पृथ्वी के अंदर भी वैसे ही चीज़ें रही होगी। फिर गुरुत्वाकर्षण बल से पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर आता चुंबकीय अध्ययन। फिर आता हमारा ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप विज्ञान। क्या? ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप विज्ञान इसके साधन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अप्राकृतिक साधन की बात करें तो इसमें घनत्व, दाब, तापमान, इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह की होगी, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, इसका पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले आता है हमारा प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं डायरेक्ट सोर्सेज से। तो प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत खनन और खुदाई से केवल कुछ किलोमीटर की गहराई तक ही प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है। अर्थात एक बार क्या है, रशिया की जो कंपनी थी उसने खुदाई करना शुरू किया था, लेकिन वह भी केवल 12 किलोमीटर से आगे खुदाई नहीं कर पाई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी क्षमताएं सीमित है, हम ज़्यादा गहराई तक खुदाई नहीं कर सकते। कुछ किलोमीटर तक की गहराई से ही हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई, वो पृथ्वी के अंदर क्या है। लावा द्वारा भी थोड़ी ही प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, परंतु लावा कितनी गहराई से निकला है ये पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। क्योंकि लावा क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें होती है, और ये हो सकता है कि कुछ ही गहराई से निकली हो या फिर ज़्यादा गहराई से निकली हो। तो इस तरह लावा से पता चल जाता है, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि लावा कितनी गहराई से निकल रहा है। फिर बात करें कि प्रत्यक्ष साधनों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी बहुत सीमित मात्रा में मिलती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती है, बहुत सीमित मात्रा में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हमारी प्रत्यक्ष साधन। ये तो हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन हमने देख लिए। प्रत्यक्ष साधनों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक साधन, अप्राकृतिक साधन। पहले आता हमारा अप्राकृतिक साधन, जिनसे हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले आता ताप। ताप के जरिए हम कैसे पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो इसकी बात करें, वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो तो क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो तापमान एक निश्चित दर से बढ़ता है। जैसे इस दर के अनुसार देखें तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। कितना? 32 डिग्री
32 मीटर की गहराई पर जाके 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और इसी दर के आधार पर भूगर्भ या कोर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस अनुमानित किया गया है कि हमारे कोर है अंदर का तापमान कितना 2000 डिग्री अनुमानित किया गया है। इतने उच्च तापमान की स्थिति होने पर मृदा में भी सभी पदार्थ पिघली अवस्था में होने चाहिए। क्या जो कोर की बात करते हैं, कोर की बात करते हैं, मृदा में सभी पदार्थ क्या है पिघली अवस्था में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने डिग्री पे तो हर चीज़ पिघली अवस्था में रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहली बात देखिए क्यों, क्योंकि आंतरिक भाग में जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? चट्टानों का गलनांक भी बढ़ने लगता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? चट्टानों का गलनांक भी बढ़ने लगता है। दूसरी बात है कि धरातल में आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान के बढ़ने की दर में थोड़ी कमी आती है। क्या धरातल में आंतरिक भाग की ओर जाने पर क्या तापमान के बढ़ने की दर में थोड़ी कमी आती है, अर्थात इतनी तेजी से नहीं बढ़ता जैसे जैसे अंदर जाने लगते हैं। तो पहली चीज़ देख ली हमने तापमान। दूसरा आता है दाब। दाब से हम कैसे पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी? दूसरा आता है दाब। ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर लगता है। क्या होता है? ऊपरी परतों का दबाव क्या होता है? निचली परतों पर लगता है। आता है गहराई के साथ दाब में बढ़ोतरी होती है। आता है क्या है? गहराई के साथ दाब में बढ़ोतरी होती है। दाब बढ़ने के कारण चट्टानों का गलनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण क्या होता है? चट्टानों का गलनांक बढ़ जाता है और इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उच्च तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस अवस्था में क्यों है। क्या ऊपरी परतों पर दबाव क्या है? निचली परतों पर लगता है। ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर लगता है, अतः गहराई के साथ दबाव में बढ़ोतरी होती है। दाब बढ़ने के कारण चट्टानों का गलनांक बढ़ जाता है और इस आधार पर हम यह स्पष्ट होता है कि उच्च तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस अवस्था में क्यों होता है। तीसरा आता है हमारा घनत्व। तीसरा क्या आता है? घनत्व। घनत्व की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी का भूगर्भ या कोर भारी पदार्थों से मिलकर बना है। क्या सब किससे बना है? भारी पदार्थों से मिलकर बना है, जिसका घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका तापमान। तो हम इसको देख सकते हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक साधन। क्या देखेंगे? प्राकृतिक साधनों की बात करेंगे। प्राकृतिक साधनों में हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहला आता हमारा उल्कापिंड या उल्कापात। क्या उल्कापिंड या उल्कापात की बात करें तो उल्का का निर्माण ग्रहों के निर्माण के साथ ही हुआ था। उल्का का निर्माण भी कैसे हुआ? ग्रहों के निर्माण के साथ ही हुआ था। उल्का की संरचना एवं ग्रहों की संरचना समान मानी जाती है। क्या उल्का की संरचना हमारे ग्रहों की संरचना के समान मानी जाती है। उल्का के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उल्का के अध्ययन के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कि उल्का का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी भी वैसी की वैसी निकलेगी जैसे हम उल्का को देखते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल। क्या गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें हम तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं लगता। क्या पृथ्वी पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं लगता। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के केंद्र से सतह पर पृथ्वी के केंद्र से क्या सतह पर स्थित भागों की दूरी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। क्या क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर साफ देख सकते हैं पृथ्वी पूरी तरह से गोल तो है नहीं। पृथ्वी क्या है? ऊपर नीचे से तो चपटी है और अगल बगल से मतलब जो भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा यहाँ से थोड़ी चौड़ी है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी स्थानों पर समान नहीं लगता। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के केंद्र के से सतह पर स्थित भागों की दूरी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा समीप है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है मतलब जो ऊपर नीचे वाले क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों क्या है? जो पृथ्वी का केंद्र है उसके ज़्यादा समीप है। अतः ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ध्रुवीय क्षेत्र है तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तीसरा आता हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी परत में आवेशित कण उपस्थित है। क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी परत में आवेशित कण उपस्थित है और इन आवेशित कणों के कारण जो आवेशित कण है इन कणों के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इन आवेशित कणों के कारण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जो पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। जो क्या करता है? पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेगा
तो ये हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से भी हमें बहुत सारी जानकारी के बारे में पता चलता है। फिर आता हमारे ज्वालामुखी क्रियाएं। क्या आते हैं ज्वालामुखी क्रियाएं? ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या पता चलता है उसके बारे में देखें। ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर, क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर तरल पदार्थ लावा के रूप में निकलता है। तरल पदार्थ कैसे निकलता है? लावा के रूप में निकलता है। क्या ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर क्या तरल पदार्थ लावा के रूप में निकलता है। अतः ज्वालामुखी क्रिया ये प्रमाणित करती है कि ज्वालामुखी क्रियाओं से एक चीज पता चलती है। क्या पता चलती है? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें पिघलकर मैग्मा का रूप ले लेती है। क्या करती है? चट्टानें पिघलकर मैग्मा का रूप ले लेती है या मैग्मा का निर्माण करती है। चट्टानें रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण जो मुक्त हुई ऊष्मा है उसके कारण पिघलती है। और पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें पिघलती क्यों है? क्योंकि जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो धरती के अंदर है वो उनमें विघटन होता है, और उनमें विघटन के कारण क्या होता है? चट्टान बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा के कारण क्या चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ऊर्जा चट्टानें सहन नहीं कर पाती और वो क्या होती है? पिघल जाती है। क्या होती है? पिघल जाती है। आगे आता भूकंप विज्ञान। क्या आता है? भूकंप विज्ञान। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर्वाधिक जानकारी भूकंप विज्ञान से मिलती है। क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे ज़्यादा जानकारी किससे मिलती है? भूकंप विज्ञान से मिलती है। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? भूकंप विज्ञान के अंतर्गत क्या है? मुख्यतः भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों के मार्ग एवं गति के आधार पर निम्नलिखित अनुमान लगाए जाते हैं। भूकंपीय तरंगों के रास्ते क्या होगा, मार्ग क्या होगा, इनके आधार पर क्या, और उनकी गति, इनके आधार पर बहुत सारी चीज़ें अनुमान लगती है। कौन कौन सी? कि भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग में चलती है। क्या वक्राकार मार्ग में चलती है? मतलब सीधी सीधी नहीं चलती है। अर्थात वक्राकार तो समझते होंगे, जैसे कि यहाँ से निकल रही, एक तो ऐसे जाए और एक ऐसे करके ऐसे जाए, वक्राकार मार्ग में चलती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, भूकंप तरंग कभी सीधी नहीं चलती बल्कि कैसे चलती है? वक्राकार मार्ग में चलती है। सभी स्थानों पर, और क्या जो दर्शाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी स्थानों का घनत्व भिन्न भिन्न है। और ये वक्राकार मार्ग में चलने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि सभी स्थानों का घनत्व क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। और इन घनत्व के कारण क्या होता है? कि किरणें हैं, तरंगे हैं, जो क्या है? वक्राकार मार्ग में चलती है। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र यह दर्शाता है कि बाहरी कोर क्या द्रव अवस्था में, जो भूकंपीय तरंगे हैं, तो भूकंपीय तरंगों का जो छाया क्षेत्र है, जब हम भूकंप वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ये छाया क्षेत्र वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो छाया क्षेत्र है, भूकंपीय तरंगों का छायाकार क्षेत्र, तो ये दर्शाता है कि बाहरी कोर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाहरी कोर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस चीज़ की बात करें। फिर आता है प्राइमरी मतलब पी, और एस मतलब सेकेंडरी। ये तो तरंगे होती है जो भूकंप के अंदर होती है। इनकी गति 3 स्थानों पर बहुत अधिक परिवर्तित होती है। क्या 3 स्थानों पर अलग अलग होती है? ये बहुत अधिक परिवर्तित होती है। जो ये दर्शाता है, या जिसके आधार जो जो ये दर्शाता है कि इसके आधार पर पृथ्वी की 3 परतें हैं। भाई इससे ये पता चलता हमें क्या, कि पृथ्वी की कितने 3 परतें हैं, और गहराई के साथ घनत्व बढ़ता जाता है। तो 2-3 कुछ चीज़ें हमें भूकंप विज्ञान से पता चलती है। वो कौन कौन सी है? कि पृथ्वी का पहली वाली बात से ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में घनत्व अलग अलग जगह अलग अलग है। दूसरी चीज़ है कि जो भूकंपीय तरंगे, इनसे ये पता चलता है कि जो कोर है, कोर का बाहरी भाग द्रव अवस्था में। तीसरा हमारे जो तरंगे होते हैं, पी तरंग और एस तरंग, इससे पता चलता है कि उनकी गति के आधार पर कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 3 परतों से मिलके बना हुआ है। क्या 3 परतों से मिलके बना हुआ है पृथ्वी का आंतरिक भाग, और गहराई के साथ क्या घनत्व बढ़ता है। इस चीज़ के बारे में पता चलता है। अब आगे देखें हम कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्गीकरण देखें। तो वर्गीकरण भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक संरचना वर्गीकरण 3 आधार पर देखते हैं। एक तो भूकंप विज्ञान के आधार पर, एक स्वेस के अनुसार, और एक वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। कौन कौन से हैं? एक तो भूकंप विज्ञान के आधार पर, स्वेस के आधार पर, और एक आता है हमारा वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। वैसे ओवरऑल देखें, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। यदि किसी का नाम ना ले तो हमें ये तो पता ही है कि पृथ्वी ऐसी दिखती है। पृथ्वी क्या, हमें ये तो पता है कि पृथ्वी ऐसी दिखती है, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं। लेकिन ये बाकी का हिस्सा है जो आज देख लेते हैं। भाई बात करें तो बाहर वाला एरिया होता है, उसे क्रस्ट कहते हैं। बाहर वाला एरिया जिस पे हम रहते हैं, खेती करते हैं, पहाड़ भूमि सब कुछ है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं।
उसके अंदर वाला एरिया होता है मेंटल। तो तीनों एरिया होते हैं, बाहर वाला तो क्रस्ट होता है, बीच वाला मेंटल होता है और अंदर वाला क्या होता है कोर। कोर भी दो तरह का होता है। कोर क्या है, दो तरह का होता है कि इनर कोर और एक आउटर कोर। इनर कोर तो हमारा ठोस होता है। इनर कोर तो कैसा होता है, ठोस। और आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड। तो इनर कोर तो हमारा ठोस होता है, आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ओवरऑल देखें तो यदि स्वेस के अनुसार देखें तो स्वेस के अनुसार तीन भाग किए जाते हैं इसके। नीफे सबसे अंदर वाला भाग जिसमें निकल और फेरस पाया जाता है, बीच वाला भाग ये मेंटल वाला भाग जिसे सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम कहते हैं, और ऊपर वाला भाग जिसे सियाल कहते हैं, जिसका सिलिका एल्यूमिनियम पाया जाता है, और ऊपर की भू प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं वो वाली होती है। ये तो ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब यदि कुछ भी ना बताया जाए तो हमें ये चीज़ बतानी है। ये किस तरह से जवाब देना है उसका जवाब है। अब आता हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए घनत्व के आधार पर हम यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो किस तरह देखेंगे आंतरिक संरचना को। तो पहला आता हमारा, सबसे बाहर रहता हमारा क्रस्ट, फिर आता मेंटल, फिर आता हमारा क्या कोर। पहला आता क्रस्ट, फिर आता मेंटल, फिर क्या आता कोर। यदि तत्वों के आधार पर देखें, तत्वों के आधार पर सबसे बाहर होता है सियाल। सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम। बीच वाला होता है सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे अंदर वाला रहता है हमारा नीफे, निकल और फेरस। तो तत्वों के आधार पे या एलिमेंट्स के आधार पे देखें तो बाहर वाला तो सियाल, बीच वाला सीमा और अंदर वाला नीफे, निकल, फेरस। फिर आता हमारा पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे। क्या स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था के आधार पे देखें तो सबसे बाहर वाला होता है, इसको ऐसे याद किया जाता है L A M और P। लैंप होता है ना, उजाला करने वाला लैंप, उसके आधार पे याद करता है। L से आता है लिथोस्फीयर, A से आता है एस्थेनोस्फीयर, फिर M से आता है मीजोस्फीयर और P से आता है पायरोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थलमंडल, A का मतलब एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर का मतलब होता है दुर्बल मंडल, M का मतलब होता है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, और P का मतलब होता है पायरोस्फीयर। LAMP, इसको याद रखते हैं। इसके ये स्टेट ऑफ मैटर, ये पदार्थ की अवस्था के आधार पर यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करें तो उसको इस तरह से अध्ययन किया जाएगा। तो डेंसिटी के आधार पर तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, एलिमेंट के आधार पर सियाल, सीमा, नीफे, और स्टेट ऑफ मैटर ये पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखें तो स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और ये तापमंडल। तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और पायरोस्फीयर। अब देखेंगे भूकंप विज्ञान के आधार पे या डेंसिटी के आधार पे इसको देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब पता हमें किससे चला है, तीनों आधार पे एक एक करके देखेंगे। पहला भूकंप विज्ञान के आधार पे देखेंगे वर्गीकरण। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ें भूकंप के आधार पे पता चली कि पृथ्वी की 4 परतें होती है, 3 परतें होती है इसके बारे में। सबसे पहली परत होती है, अब अंदाजा लगाएं तो कौन सी, एक तो क्रस्ट होती है सबसे बाहर, फिर तो दुर्बल मंडल, फिर मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और यदि डेंसिटी देखें तो क्रस्ट की डेंसिटी थी 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मेंटल की थी 4.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और कोर की क्या होती है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और देखें पृथ्वी की गहराई की, तो इसकी त्रिज्या होती है हमारी या फिर गहराई हमारी कितनी, तो 6373 किलोमीटर। कितनी, 6373 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। यदि देखें हम क्रस्ट की, तो क्रस्ट की लंबाई कितनी, क्रस्ट कितनी गहराई तक है, क्रस्ट हमारे 200 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना, 200 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट है। फिर बात करें तो 200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमारे मेंटल है, और 2900 से 6373 किलोमीटर की गहराई तक हमारे क्या है, कोर है। इन चित्रों से ये चीज़ समझ सकते हैं। अब इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। टेक्स्ट में अब देखें तो कई बार क्या होता है कि ये LAMP का मतलब होता है लिथोस्फीयर, इसका मतलब एस्थेनोस्फीयर, M का मतलब मीजोस्फीयर, और P का मतलब पायरोस्फीयर। ये 4 स्फीयर होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या कुछ असंबद्धताएं पाई जाती है। असंबद्धता का मतलब होता है कि दो परतों के मध्य क्या है, दो परतों के मध्य क्या कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या, दो परतों के मध्य क्या होते हैं, विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन विशेष क्षेत्रों के कारण क्या होता है कि एक परत दूसरी परत से बिल्कुल अलग दिखती है। क्या, एक परत क्या दूसरी परत से बिल्कुल अलग दिखती है, और उनको क्या बोलते हैं, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या, उन असंबद्धताओं को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कौन कौन सी असंबद्धता है, सबसे पहले आता है कॉर्नोड। क्या आता है, कॉर्नोड असंबद्धता।
क्या कॉर्नोड असंबद्धता। दूसरी आती है मोहरोविसिक असंबद्धता। कौन सा? मोहरोविसिक असंबद्धता। तीसरी आती है रेपिटी असंबद्धता, चौथी गुटेनबर्ग और पांचवी लेहमैन। ये असंबद्धता आप याद रखेंगे कौन कौन सी है। पहली असंबद्धता आती है कॉर्नरोड असंबद्धता। पहली आती है कौन सी? कॉर्नरोड असंबद्धता। दूसरी आती है हमारी मोहरोविसिक असंबद्धता। तीसरी आती है रेपिटी असंबद्धता। चौथी आती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। पांचवी आती है हमारी लेहमैन असंबद्धता। तो आप इसे याद रखेंगे। याद कैसे करेंगे? CALL कॉल मी। तो कॉल मी से आप याद रखें कॉर्नरोड मोहरोविसिक। तो कॉल मी रिपीटेडली गर्ल। कैसे भी याद कर सकते हैं? कॉल मी रिपीटेडली गर्ल कैसे भी याद कर सकते हैं? या CMRGL से याद कर सकते हैं, या कोमोरे गुल्ले। तो गुल्ले याद कर सकते हो, कोमोरे गुल्ले भी कर सकते हो, या CMRGL। तो कैसे भी आप इनको याद कर सकते हो कुछ ट्रिक्स बना करके, लेकिन आपको ये असंबद्धता याद करनी पड़ेगी। असंबद्धता का मतलब दो परतों के बीच में क्या है, ऐसा स्थान पाया जाता है जिससे साफ पता लगता है कि वो परत दूसरी परत से बिल्कुल अलग है। इनको क्या, उस क्षेत्र को हम कहते हैं असंबद्धता। पहली असंबद्धता आती है हमारी कॉर्नरोड असंबद्धता। तो कॉर्नरोड असंबद्धता हमारी किस किस के बीच होती है? ऊपरी क्रस्ट और जो निचला क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को हम कहते हैं कॉर्नरोड असंबद्धता। क्या कहते हैं? कॉर्नरोड असंबद्धता आपको बताना पड़ेगा। कॉर्नरोड असंबद्धता पाई जाती है हमारे 25 किलोमीटर की गहराई पे। कितनी? 25 किलोमीटर की गहराई पे हमारी कॉर्नरोड असंबद्धता या कॉर्नरोड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। दूसरी आती है हमारी मोहरोविसिक असंबद्धता। मोहरोविसिक असंबद्धता होती है हमारी जो लोअर क्रस्ट और हमारी ऊपरी मेंटल है। क्या? लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल इसके बीच में पाई जाती है। और ये हमारे मोहरोविसिक असंबद्धता हमारी पाई जाती है 35 किलोमीटर की गहराई पे। कितनी गहराई पे? 35 किलोमीटर की गहराई पे हमारी ये असंबद्धता पाई जाती है। फिर आते हैं हमारी तीसरी असंबद्धता। तीसरी असंबद्धता हमारी आती है रेपिटी। कौन सी? रेपिटी। रेपिटी की बात करें तो ये असंबद्धता पाई जाती है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में पाई जाती है। कहाँ का? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में पाई जाती है। और ये हमारी रेपिटी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी हमारी 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। कितनी? 700 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। आप याद रखेंगे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी या रेपिटी असंबद्धता। चौथा आता है हमारा गुटेनबर्ग। चौथा कौन सा आता है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग की बात करते हैं लोअर मेंटल और आउटर मेंटल। लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में पाई जाती है। और ये लगभग हमारे 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। क्या? 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है हमारे क्या, लेहमैन का गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता हमारे लोअर मेंटल और आउटर कोर इनके बीच में पाई जाती है। फिर पांचवी आती है हमारी कौन सी? लेहमैन असंबद्धता। कौन सी? लेहमैन असंबद्धता की बात करें तो हमारे आउटर कोर और इनर कोर, क्या क्या, आउटर कोर इनर कोर इनके बीच में पाई जाती है। किस किस के बीच पाई जाती है? आउटर कोर इनर कोर के बीच में पाई जाती है लेहमैन असंबद्धता। और ये हमारे 5150 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। कहाँ से? 5150 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। अब एक कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स आप याद रखेंगे। जो अपर मेंटल और लोअर अपर मेंटल में क्या होता है, एक एरिया ऐसा होता है, क्या, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुर्बल चट्टानें पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कोमल चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पे क्या है, जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व में क्या है, विघटन होता है, और इन विघटन के कारण क्या होता है, चट्टानें पिघल जाती है, उसमें इतना ताप निकलता है रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के जरिए, जिस कारण क्या होता है, वो चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। आप ये याद रखेंगे कि दुर्बल मंडल कहेंगे उस एरिया को। तो ये हमारे क्या लिखा हुआ है, दुर्बल मंडल। ये दुर्बल मंडल है बीच वाला, और ये हमारे 100 से 200 किलोमीटर के बीच का एरिया है। कितना गहराई की बात करें, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की जो चट्टानें होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नर्म होती है, कोमल होती है, जहाँ पे क्या है कि हमारे रेडियो एक्टिव विकिरणों के कारण या विघटन के कारण क्या होता है, ये चट्टानें पिघल जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। अब बात देखें तो हमारे 100 किलोमीटर का जो एरिया है, जहाँ से हमारा दुर्बल मंडल शुरू होता है, वहाँ तक के एरिया को हम कहते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहेंगे। हमारे 100 किलोमीटर की जो गहराई है,
तो 100 किलोमीटर की गहराई तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहेंगे या स्थल मंडल कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। तो हमने इस चीज़ को पूरी तरह से देख लिया। आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार वापस देख ले ताकि आपकी अच्छी समझ विकसित हो। और गहराई की बात करें तो गहराई 6373 किलोमीटर की गहराई है हमारे पास। पृथ्वी के अंदर इतना तो कोई जा ही नहीं सकता, केवल भूकंप विज्ञान के आधार पे ही इसका पता लगाया जा सकता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार वापस देख सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले आता क्रस्ट, या जो हमारे बाहर का था क्रस्ट, उसके बारे में बात करें तो क्रस्ट या भूपटल भी कहते हैं इसको, या भूपटल भी कहेंगे। क्रस्ट भी कह सकते हैं, भूपटल भी कह सकते हैं, भूपटल भी कहेंगे। तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी परत होती है, जिसका घनत्व सबसे कम होता है। जिसका घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। यह परत क्या पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की गहराई के बीच में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह परत मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम की बनी होती है ये वाली परत। अतः इसे सियाल परत भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सियाल परत भी कहते हैं। और घनत्व के आधार पर इस परत के दो उप परतों में बांटा जाता है। इस परत को क्या दो उप परतों में बांटा जाता है घनत्व के आधार पर। तो हम देख सकते हैं, एक तो हमारे 25 किलोमीटर तक की होती है, 0 से 25 किलोमीटर की। एक होता है हमारे 25 से 35 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर की बात करें तो इस परत का घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। और ये परत मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से। आप ये याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी वाली है वो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ग्रेनाइट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें मतलब महाद्वीपों की बात करें, और ये महाद्वीपों का निर्माण करती है। तो यदि दोनों को कंपेरेटिव देखें तो ऊपरी क्रस्ट 0 से 25 किलोमीटर, निचली क्रस्ट ये निचली भूप्रपट्टी हमारी 25 से 35 किलोमीटर। इसका घनत्व हमारा 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप ये सोचेंगे इसका 2.7 ग्राम क्यों है, इसका 3 सेंटीमीटर क्यों है, क्यों, क्योंकि जैसे मैं एक चित्र बनाऊं कि जैसे ये है एक धरती है और ये हमारे महासागर है, क्या ये महासागर, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ से क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जैसे ये पानी भरा हुआ है, तो ये वाला तो ऊपरी क्रस्ट है, ये वाला हिस्सा है, ये तो ऊपरी क्रस्ट है। और ये वाला हिस्सा क्या है, निचला क्रस्ट है। क्यों, क्योंकि एक तो क्या इसमें पानी का वजन आ रहा है, क्या हो रहा है, इस पर पानी का वजन आता है, पानी बहुत ज़्यादा भारी है, इस वजह से चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है। ऊपर से इधर से भी 25 किलोमीटर का दबाव आ रहा है, तो दबाव की वजह से क्या होता है कि चट्टानें क्या होती है, इनका घनत्व बढ़ जाता है। बात करें आगे तो हमने इस चीज़ को देखा कि ये महाद्वीपों का निर्माण करती है और ये महासागर के तल के नीचे पाई जाती है। महासागर के तल के नीचे वो निचली भूप्रॉपर्टी और ऊपरी भूप्रॉपर्टी हमारी महाद्वीपों का निर्माण करती है। इसमें हमारी ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, इसमें हमारी क्या मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। महाद्वीपीय क्रस्ट ऊपरी भूप्रॉपर्टी और निचली भूप्रॉपर्टी के मध्य क्या कॉनरॉड असमबद्धता पाई जाती है। क्या कॉनरॉड असमबद्धता, हमने पहले नंबर वाले असमबद्धता देखी थी कॉनरॉड, तो ये पाई जाती है हमारी। दूसरी महासागरीय क्रस्ट और निचली भूप्रॉपर्टी तथा ऊपरी मंडल के बीच में मोहरोविसिक असमबद्धता पाई जाती है। दूसरे नंबर की असमबद्धता होती है मोहरोविसिक असमबद्धता। ये हमने देख लिया था पहले भी, एक बार वापस देख ले कि हमारी, जूम कर देता हूँ, थोड़ा पिक्सल्स पड़ जाएंगे लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक रहेगा। बाहर तक क्रस्ट 0 से 35 किलोमीटर की एवरेज देखें हमारे घनत्व की 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर आता है दुर्बल मंडल 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में। फिर मेंटल हमारे 2900 किलोमीटर के बीच में 4.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व रहेगा। फिर आता कोर, कोर का 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। फिर आता मेंटल, क्या आता है, फिर मेंटल आता है। मेंटल की बात करें जिसको प्रवार भी कहते हैं, यह परत 35 से 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच में पाई जाती है। कहते 35 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह परत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी थी। यह परत क्या है, मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अतः इसे क्या होता है, सीमा परत भी कहते हैं। अतः इसे क्या, सीमा परत भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व, औसत घनत्व होता है। यह परत क्या पृथ्वी के सर्वाधिक द्रव्यमान आयतन का निर्माण करती है। यह परत क्या करती है, पृथ्वी के सर्वाधिक द्रव्यमान का निर्माण करती है और आयतन का निर्माण करती है।
यह परत मुख्य रूप से पेरिडोटाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। किससे? पेरिडोटाइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। आप याद रखेंगे चट्टानों का प्रकार कौन सी चट्टानें पेरिडोटाइट नामक चट्टानों से मिलकर बनी होती है। मेंटल या प्रवार कहेंगे इसे। 35 से 29 किलोमीटर की गहराई के बीच में पाई जाती है और घनत्व कितना है? 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करें 35 से 700 किलोमीटर के बीच ऊपरी मंडल स्थित है और इसमें क्या 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल या एस्थोनोस्फीयर पाया जाता है। कितना? 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल या एस्थोनोस्फीयर स्थित होता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। किस वजह से? रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण। दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित भाग स्थल मंडल मतलब 0 से 100 किलोमीटर तक कहलाता है। 0 से 100 किलोमीटर तक का जो ऊपर का भाग है दुर्बल मंडल के ऊपर का, वह भाग स्थल मंडल कहलाता है। दुर्बल मंडल को निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। या दुर्बल मंडल को या निम्न गति का मंडल भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस मंडल में भूकंपीय तरंगे की गति कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो एरिया तो दुर्बल मंडल के ऊपर का, वह भूकंपीय तरंगों की गति कम ही रहती है। 700 से 2900 किलोमीटर के बीच में क्या निचला मंडल पाया जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रैपिटी असंबद्धता होती है। कितनी? कौन सी रैपिटी असंबद्धता पाई जाती है? हमारे ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। निचले मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, हमने देख ली थी। फिर आता हमारा कोर, जिसको करोड़ भी कहते हैं। कोर या करोड़, तो यह परत हमारा 2900 से 6373 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। कितनी? 6373 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है 2900 से। इस परत में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इस परत में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। यह परत मुख्य रूप से निकल और फेरस की बनी होती है। ये परत क्या मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? निकल और फेरस की से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीफे परत भी कहते हैं। और ये परत 2 उप परतों में बटी होती है। कितनी? 2 उप परतों में मिल बटी होती है यह परत, नीफे परत। बात करें आगे तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर, 2 परतें कौन कौन सी है? बाहरी कोर और आंतरिक कोर कहेंगे। यह परत 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। कितने? 5150 किलोमीटर के बीच पाई जाती है 2900 से। बाहरी कोर की बात करें तो उच्च तापमान के कारण यह परत द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या? उच्च तापमान के कारण यह परत क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस परत में आवेशित कण पाए जाते हैं। इस परत में क्या पाए जाते हैं? आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसके कारण यहाँ क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जो क्या करता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस परत का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है घनत्व आप याद रखेंगे। इसका घनत्व कितना होता है? 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस अवस्था में होने के बावजूद इस परत का घनत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि यह परत क्या निकल और फेरस मतलब लोहा जैसे धातु तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य क्या? लेहमैन असंबद्धता क्या पाई जाती है? लेहमैन असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। लेहमैन असंबद्धता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे। ये चौथे नंबर की डिसकंटिन्यूटी है। चौथे ने 5वें नंबर की है लेहमैन। तो आगे आता है हमारा आंतरिक कोर। आंतरिक कोर की बात करें तो 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर के बीच में ये वाला क्षेत्र पाया जाता है। कितना? 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। इस परत का घनत्व लगभग 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत का घनत्व क्या? लगभग 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह परत ठोस अवस्था में स्थित है। यह परत क्या? ठोस अवस्था में स्थित है। क्यों? क्योंकि इस परत में दाब तापमान से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इस परत में क्या? दाब तापमान से ज़्यादा हो जाता है। इस परत का घनत्व कितना है? लगभग 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और गहराई की बात करें तो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई के बीच में पाई जाती है आंतरिक कोर है। अब बात करें स्ट्रेस के आधार पर हमारा वर्गीकरण है, उसको देखें। पृथ्वी के अंदर का वर्गीकरण देखें तो इसको 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। किस आधार पर बांटा? सियाल, सीमा और नीफे। तो हमारे 0 से लेके 35 किलोमीटर की गहराई तक हमारे सियाल है, 35 से 2900 के बीच में सीमा है,
और 3200 से 2900 के बीच में हमारे नीफे। सियाल की बात करें तो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सीमा की बात करें 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और नीफे 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ नहीं है, फट गया, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये ग्राम है, आप इसे याद रखेंगे। और बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा, तो बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट में भी आपको दिखाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। फिर आगे बात करें स्वेस के आधार पर वर्गीकरण देख रहे थे, तो वर्गीकरण और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के एक स्टेप और आगे देखते हैं। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत परतदार शैलों की बनी होती है। स्वेस के अनुसार देखें तो भूपटल का जो ऊपरी भाग है वो परतदार शैलों या परतदार चट्टानों से मिलकर बना होता है। इस भाग के नीचे स्वेस ने इस भाग के नीचे क्या किया, स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति मानी है। इस भाग के नीचे क्या, स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति मानी है। पहली परत आती है हमारी सियाल परत। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इस परत में क्या होती है, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। और इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। गहराई हमारी 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। औसत गहराई की बात करें तो हमारी कितनी, 50 से 300 किलोमीटर की इसकी औसत गहराई होती है। दूसरी परत आती है हमारी सीमा। दूसरी परत कौन सी आती है, सीमा आती है। सीमा की बात करें तो इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस परत में क्या होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को सीमा या सिलिका या मैग्नीशियम कहा जाता है। इसका घनत्व हमारा 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। कितनी, 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। तो इसको देख लें, सियाल, सीमा और नीफे को। हमारी नीफे है, ये सीमा है, ये सियाल है। सियाल की घनत्व 2.9, सीमा की 2.9 से 4.7 और नीफे की हमारे 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या कहते हैं, घनत्व। अब हम देख लेते हैं नीफे को भी देख ले। तो नीफे की बात करते हैं, इस परत में निकल और फेरियम की प्रधानता होती है। किसकी होती है, निकल और फेरियम की इसके अंदर प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को नीफे कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इस परत को नीफे कहा जाता है। और इस परत का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और ये भूकेंद्र तक चलती है। भूकेंद्र मतलब जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक चलती है। तो हमने स्वेस के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण देख लिया, आंतरिक भागों का। अब बात करेंगे वांडरग्राफ्ट के अनुसार। किसके अनुसार, वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी का वर्गीकरण देखें आंतरिक भाग का। तो 4 परतों में इसको बांटा है, बाहरी सिलिका क्रस्ट, आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल, तीसरी हमारी मिश्रित धातु तथा सिलिका की परत और चौथा धात्विक कोर। पहला आता बाहरी सिलिका क्रस्ट, ये 0 से 60 किलोमीटर की गहराई तक है। फिर आता 1200 किलोमीटर की गहराई तक, मतलब 60 से 1200 किलोमीटर की गहराई तक आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल है, ये दूसरी परत है। कौन सी, दूसरी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 भागों में बांटा था वांडरग्राफ्ट ने। तीसरी आता है सिलिका धातु तथा सिलिका की परत, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, 1200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। चौथा हमारा 2900 से 6373 किलोमीटर की गहराई तक हमारी क्या है, वांडरग्राफ्ट का है धात्विक कोर, चौथी परत। घनत्व की बात करें तो बाहरी सिलिका क्रस्ट, ये फर्स्ट नंबर की परत है, इसका घनत्व हमारे 2.75 से 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल है, इसका हमारा घनत्व 3.1 से 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मिश्रित धातु तथा सिलिका की परत का घनत्व हमारे 4.75 से 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और धात्विक कोर की बात करें तो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आंतरिक कोर का घनत्व रहेगा। तो हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं वांडरग्राफ्ट के अनुसार। तो वांडरग्राफ्ट के ने पृथ्वी की आंतरिक परतों को, आंतरिक संरचना को 4 परतों में बांटा है, जो कौन कौन सी है एक एक करके देखें। पहला आता बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, आउटर सिलिका क्रस्ट। बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी की बात करें तो इस परत की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है। इस परत की मोटाई क्या होती है, महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है। अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर तथा प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर तक इसकी परत होती है। जो हमारे प्रशांत महासागर है उसके नीचे तो 10 किलोमीटर,
और जो हमारे अटलांटिक महासागर है उसके नीचे 20 किलोमीटर तक इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस परत का घनत्व 2.75 से 3.1 तक होता है। सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। यह परत क्या, सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम। दूसरी परत आती है हमारी आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। क्या आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल दूसरी परत आती है। तो इस परत की मोटाई 60 से 1200 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 60 से 1200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इस परत का घनत्व 3.1 से 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और यह परत सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनसे मिलकर बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। ये 4 परतें एक बार वापस देख लें। आउटर सिलिकेट क्रस्ट, दूसरा इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल, तीसरा हमारा मेटेलिक सेंटर, चौथा हमारा जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट। तो हमारे 4 परतें हैं। फिर आता हमारा तीसरी मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेट का क्षेत्र। तो इस परत की मोटाई 1200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इस परत का घनत्व 4.75 से 7.8 सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। तो इस परत का घनत्व कितना होता है? 4.75 से लेकर 7.8 सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। यह परत निकल, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम इन सब के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। किस किस के? निकल, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम इन सब के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। मिश्रित धातु का सिलिकेट की परत 1200 से 29 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। तो चौथा आता है धात्विक नाभिक। क्या था? धात्विक नाभिक या मेटेलिक न्यूक्लियस। यह परत 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक फैली होती है और इस परत का घनत्व 11 से अधिक होता है। और यह परत का निकल और लोहे से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? निकल और लोहे से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का देख लिया। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न की बात करें तो किस तरह के प्रश्न आते हैं? 100 शब्दों में आ सकता है विभिन्न आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करें। छोटे या फिर आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने के साधनों के बारे में सविस्तार बताइए। छोटे शब्दों में देखें 50 शब्दों में, तो साधन किस कौन कौन से आंतरिक संरचना का पता लगाने के? भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या जानकारी प्राप्त होती है? भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करो। स्वेस के आधार पर, वंडरग्राफ्ट के आधार पर वर्गीकरण करो। या 2 नंबर के आधार पर देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उच्च तापमान होने के बावजूद आंतरिक भाग पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष साधन, अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन से? पृथ्वी के बारे में आंतरिक अवस्था का पता लगाने का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे पास बहुत सीमित जानकारी है, ऐसा क्यों है? पृथ्वी की कोर की क्या विशेषताएं? तो इस तरह के हमारे 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की पूरी कोशिश की, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमने जानी भी है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारी डेडिकेटेड सीरीज है जो आपको विशेष सहयोग देने की। धन्यवाद।